नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्याकरण के तहत व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि में हम लोगों ने 4 नियम पढ़ लिए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कितने नियम पढ़े हैं? 4 नियम याद है। तत्संबंधी नियम चौथा रहा है। आज आइए 5वां नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का। तो ठीक है, आइए देखा जाए। नियम 5, व्यंजन संधि का नियम 5। अच्छा, नियम 5 थोड़ा इसमें अलग कुछ बातें आएंगी ना। नियम 5 समझिएगा, इसमें दोहरा रूल चलेगा काम। जैसे आप पढ़ते हैं द्वैध शासन, पढ़े हैं ना कहीं साइंस में? किस में पढ़ते हैं? साइंस में? किस में पढ़ते हैं? जीएस में, इतिहास में ना, द्वैध शासन। हमने साइंस में आप लोगों से पूछा जाए, थोड़ा बहुत याद है? द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन क्या होता है? इतिहास में पढ़े ना द्वैध शासन। तो द्वैध शासन क्या होता है बताइएगा। जब 2 शासक एक सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। वैसे इस नियम में 2 रूल फॉलो होंगे, मतलब 2 नियम चलेंगे, 2 जगह चेंजिंग आएगा तो चलेगा इसको। अब द्वैध शासन कहाँ से प्रारंभ होता है, क्या होता है, आप जानते होंगे, जीएस में पढ़े होंगे अच्छे से। और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको भी याद रखिएगा, द्वैध शासन के तहत यहाँ भी कार्य चल रहा है तो चलेगा। अब लिखिएगा, इसमें 2 नियम साथ साथ चलेंगे। कौन कौन? तो लिखिएगा कैसे चलेगा चेंजिंग। तो नियम 5 में लिखिएगा, त का, देखिए हलंत लगाना है, त का च और श का छ होना। ध्यान देना है, यदि शा में हलंत रहेगा तो छा में रहेगा, अगर यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, यानी ता का च और सा का छ होना। बात हमारी समझ रहे हैं ना? मतलब 2 जगह चेंजिंग हुआ। अभी तक आप एक जगह चेंजिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ ध्यान देना है गौर से। तो लिखेगा, ये होना शब्द लेकर चलेंगे। यहाँ लिखिए, यदि त के बाद, यदि त के बाद श आए तो ये भी आ सकता है, समझिए, ये भी आ सकता है। यदि त के बाद श आए तो त का च और सा का छ हो जाता है, हो जाता है। ध्यान देना, अगर ये शा आएगा तो यहाँ ये छा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यही रूल है। यदि ता के बाद शा आए तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। रूल को नोट कर लीजिए आप। अब चलिए, आप वर्तनी लिखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, अक्सर बच्चे जो हैं गलत लिखते हैं। क्या कहीं आप भी तो गलत नहीं लिखेंगे? अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और कमेंट में पहले भी कीजिए। कमेंट में लिखना शुरू कीजिए, उच्छ्वास। समझे? उच्छ्वास मीनिंग भी बताइएगा, उसका अर्थ भी लिख कर देखिए, उच्छ्वास का क्या अर्थ होता है, और लिख कर दिखाइए, तब आगे बताया जाएगा। ये वर्तनी बहुत बार इसी संधि से, इसी रूल से संबंधित है। उच्छ्वास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, और उसका विच्छेद भी कीजिएगा आप। लिखिए उच्छ्वास, लिखिएगा सभी लोग, तभी आगे बताया जाएगा। उच्छ्वास सभी लोग नोट करेंगे तभी, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, सभी जरूर चेक करें। कमेंट में कमेंट करके भी बताते रहिए। उच्छ्वास, गौर से आप भी। उच्छ्वास। चलिए ठीक है, उच्छ्वास क्या लिखें? देखिए अपनी कमेंट में चेक करेंगे जरूर, लिख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ऐसे लिखें आप, ऐसे, ये गलत है, यहाँ हलंत लगाना है। ध्यान देना, उच्छ्वास में यहाँ हलंत लगाना जरूरी है। अगर हलंत नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। क्या लगाना है? हलंत। यहाँ ये बहुत बार वर्तनी पूछी गई है, यही सही है।
उच्छ्वास। इसके सिवा कुछ और लिखे होंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं लिखना। उच्छ्वास ऐसे होगा, आप ध्यान देना। आपको उच्छ्वास का विच्छेद क्या किए होंगे आप, ऐसे ये बनेगा उत धन श्वास, ऐसे होगा उत धन श्वास, श्वास। समझ रहे हैं, पढ़ना है, दोनों सा में अंतर है, क्योंकि पहले तालव्य पेशा है फिर दंत सा है ना। तो अब ध्यान देना, आपको बताया गया रूल क्या कह रहा है। यदि ता के बाद, तो देखिए ता आया है, के बाद शा है, जो ता होता है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। और ये जो शा है देखिए, इसके बाद स्वर सा में नहीं है, तो सा में हलंत है, तो यानी इसका हलंत समझिएगा, यानी स्वर नहीं है, तो इसमें भी हलंत आना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए छा। तो सा है तो ता का चा, तो ता का चा हो गया, और सा का जो था ये छा हो गया। अब ध्यान देना, दोनों में हलंत लगे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, दोनों में दिख जाएगा, ऐसे हुआ। अब इधर देखिए ऊ है, तो यानी इस इतने की जगह हमने ये लिख दिया। अब देखिए बचा क्या है, ऊ है, ऊ को हमने यहाँ कर दिया, और उधर देखिए वास दिख रहा है, इसी को ऐड कर लीजिए, बन गया उच्छ्वास। अच्छा, उच्छ्वास माने क्या होता है, ये भी कमेंट करके लिखिएगा आप लोग। उच्छ्वास बताइएगा आप लोग भी, उच्छ्वास बताइए क्या होता है। उच्छ्वास माने ऊपर छोड़ी जाने वाली श्वास या आह भरना, ऊपर छोड़ी जाने वाली जो श्वास होती है उसे उच्छ्वास कहा जाता है। उत माने ऊपर और श्वास माने श्वास, तो जो ऊपर सांस छोड़ी जाती है श्वास, उसे कहा जाता है उच्छ्वास। हाँ, क्या लिखें, जैसे ऐसे समझिएगा, वसित। अब इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाइएगा, ये देखिए इसका क्या बनाएंगे, ये बनेगा उत धन स्वसित, यही तो बनेगा ना, उत धन स्वसित, तो उच्छ्वसित बना। अच्छा, एक और लिखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसका संधि विच्छेद कीजिएगा, शब्द में लिख रहा हूँ, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग ना। उच्छ्वास कैसे लिखा जाएगा नोट कर लीजिएगा फिर अच्छे से। उच्छ्वसित देख लीजिएगा, और उद्धन श्वास तो हो चुका, यानी आपको दो शब्द यहाँ बताया गया है, कौन कौन, उच्छ्वास और उच्छ्वसित। ये लिखिएगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा आप लोग। चलेगा, एक खा है, हाँ पढ़ेंगे नहीं अभी, हाँ इसका संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग। अच्छा, पढ़ नहीं पा रहे हैं आप सभी लोग, संधि विच्छेद करके दिखाइएगा, कमेंट करके बताइए तुरंत, लिखिए, देखिए आप क्या बना पा रहे हैं सभी लोग। सभी लोग, आप लोग भी, चलेगा सभी लोग, चलेगा, क्या बनाएं। जिसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, औरंगजेब यही शासक था, तो चलिए अभी बता रहे हैं, आप पहले बनाइए तो। देखेंगे, कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं, आप लोग क्या बनाएं, उत धन, कुछ लोग ऐसा किए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा किए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, ये कुछ जगह ऐसा भी, कुछ पुस्तकों में ऐसा भी विग्रह मिलेगा आपको, जैसे उच्छ्वास में कुछ जगह देखेंगे, कुछ किताबों में उच्छ्वास जो हमने बताया है ऐसा भी लिखा मिलेगा, सावधान रहिएगा, ये गलत हो जाएगा, हलंत लगाना जरूरी है। कुछ पुस्तकों में बिना हलंत वाला मिल जाएगा, लेकिन आपको हलंत लगाना जरूर, तब जाकर सही होगा। वैसे उच्च श्रृंखल में देखेंगे, जिन पुस्तकों में कहीं कहीं दिया है, तो श्रृंखल में भी गलत किए हैं, ऐसे जैसे हमने दोनों बताया। आप लोग क्या बनाएंगे, इसका क्या बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, दोनों ही गलत है, जो लोग बनाए हैं अभी, आपको बताया जा रहा है यहाँ क्या बनेगा। देखिएगा, इसका क्या होगा, इसका होगा ऐसे, उत धन श्रृंखल। हाँ,
ये देखिए, अगर इसमें लाइन से श्रृंगार आप लोग लिखिएगा, कई बार वर्तनी सभी लोग लिख कर टाइपिंग कीजिएगा। श्रृंगार बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। शुद्ध लिखिएगा, उसको कमेंट में ही आपको बताया जाएगा। हाँ देखिए, आप शुद्ध लिख पा रहे हैं, श्रृंगार तत्सम वाला ध्यान देना है, ठीक चलेगा। अगर आपने यहाँ किया तो गड़बड़ हो जा रहा है, देख ही रहे हैं आप, श्रृंखला ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप लोग श्रृंखला भी लिख कर दिखाइएगा, कमेंट में श्रृंखला भी लिखिएगा। तो देखिएगा उच्च श्रृंखल जो बन रहा है सब, तो ता के बाद ये कहेंगे ये क्या है, ऐसा है भाई। ये जो आप कुछ लोग विश्व ऐसे लिखते हैं, अब हम लोग के जो गुरुजी पढ़ाते थे, विश्व ऐसे कहीं कहीं लिखा आप पा सकते हैं, जैसे विश्व का भूगोल, तो विश्व ऐसा भी लिखा मिल जाता, तो ऐसा वाला है। अब इसी को कुछ लोग विश्व ऐसे लिख देते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या, तो कुछ ऐसे लिपे, तो ऐसे ही क्या होता है, जब शा में री की मात्रा लगाई जाती तो ऐसे ही लगाया जाता। शिशिर सा में छोटी चल जाता, लेकिन री की मात्रा जब लगाते हैं तो शा इस ढंग से बन जाता है। कभी भी तालव्य शा में, जिसे बड़ा सा आप कहते हैं, उसमें री की मात्रा लगाकर हम उसके नीचे री नहीं लगाते, उसका रूप ऐसे बन जाता है। जैसे श्रृंगाल लिखना हो, श्रृंगाल, तो भी ऐसे हो जाएगा। तो विश्व ध्यान देना, जैसे इस तरीके से मिल जाता है तो ऐसे भी समझना, इसलिए यहाँ पर ये श्रृंखल। अब ये ध्यान देना, देखिए इसमें रा नहीं लगा है, ध्यान देना, अगर रा लगेगा तो गलत हो जाएगा। तो ता के बाद देखना है, ता के बाद क्या आया, शा आया है, तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। इस शा का छा हो गया। ये देखिए री की मात्रा यहाँ लग गई, और देखिए बिंदु है, बिंदु यहाँ हो गया, और इधर खल बच रहा है। तो उच्च श्रृंखल माने क्या होता है, इसको भी बताइए कमेंट में लिखकर। स्वेच्छाचारी जिसे कहा जाता है ना, औरंगजेब एक उच्च श्रृंखल शासक था, उच्च श्रृंखल शासक था, तो उच्च श्रृंखल का मतलब स्वेच्छाचारी। और क्या कहा जाएगा, निरंकुश क्या है, और कुछ मीनिंग होती तो इसके ध्यान देकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्या सहमत हैं, समझ बातें आ रही हैं अच्छे से। तो उच्च श्रृंखल ऐसे लिखेंगे आप। तो वर्तनी भी ध्यान दीजिएगा, कई बार वर्तनी ये पूछी गई है। विच्छेद तो कई बार हमने बताया कुछ पुस्तकों में गलत मिला है, रा लगा दिया गया, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और लिखिएगा, और लिखिए उच्छिष्ट। चलेगा, इसको बनाकर दिखाइए, विच्छेद कीजिए सभी लोग। उच्छिष्ट तत्क्षरण, लिखिए तत् धन शरण, इसको संधि कीजिए। और एक बनाइए तत्शरीर, तच, ऐसे चलेगा। इन दोनों का सभी का संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग। हाँ, एक और लिखिएगा मृच्छ कटिकम, सभी लोग मृच्छ कटिकम लिखिए अपने मन से, मृच्छ कटिकम। हाँ, मृच्छ कटिक, वही लिखिए, मृच्छ कटिक या मृच्छ कटिकम, ध्यान देना है। लिख दे, हम लिख नहीं पा रहे, मृच्छ कटिकम चलेगा, हम ही नोट कर दे रहे हैं। मृच्छ कटिक, कटिक और ऐसे कर देंगे मृच्छ कटिकम हो जाएगा। आप मृच्छ कटिक ही समझिएगा, आप यहाँ ऐसे हलंत लगा देंगे तो हो जाएगा मृच्छ कटिकम। थोड़ा संस्कृत का शब्द हो रहा है ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, मृच्छ कटिकम किसकी रचना है, इसका नायक कौन है और नायिका कौन है, और मृच्छ कटिकम किस में विभक्त है, अंक में, कांड में, सर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जीएस में भी पूछी जाती है। संस्कृत की रचना है, लेकिन आपको यहाँ संधि पूछे जा रहा है, तो अगर ये माँ हट जाए, जैसे अब इसी कर दें तत्शरीरम, तो जैसे रचना के रूप में हम देख रहे हैं, तो आप इसका संधि विच्छेद भी। और ये भी लिखिए मृच्छ कटिकम का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो आप इन सबको करके बताइएगा। चलेगा, देखिए इसका बनेगा, क्या बनाए हैं आप लोग, मिलाइए गौर से। इसका बनेगा तत्धन शरीर, कैसे, ता के बाद शा आया है, तो ता का देखिए यहाँ चा हो गया, शा का छा हो गया। अब ध्यान देना, ता का चा होगा तो देखिए इसमें हलंत लगेगा, देखिए चा ऐसे, शा में हलंत नहीं तो ऐसे, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, उत्धन शिष्ट, कोई दिक्कत किसी को, समझ गए, उत्धन शिष्ट। तो ता का देखिए चा हो गया, सा का छा हो गया, देखिए सा में छोटी की मात्रा इधर हो गया, उत्धन शिष्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। इसका क्या बनाए हैं, ये होगा तत्क्षरण,
वो क्षरण मत समझने तो गड़बड़ हो जाएंगे ना। वो क्षरण नहीं, क्षरण माने क्या होता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आप जानते हैं, जिसे आप कहते हैं ना मिट्टी का क्षरण हुआ, वो छत्री वाला छ, और एक छ इस तरीके से तत्क्षरण, ये दूसरा अर्थ देगा। तत्शरण बन गया उसकी शरण में, और क्षरण का वो अर्थ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, वो क्षरण दूसरा होता है, वो क्षरण ये होता है। ठीक, वो क्षरण नहीं है, ये छा से, छाता वाला यहाँ दिख रहा है ना, तो सा के स्थान पे छा हो रहा है, तो क्षरण हो गया। अब मृच्छ कटिकम को कर लीजिएगा, तो हो जाएगा मृत धन सकटिकम। यही बना है आप लोग भी ना। अब आप इसको बताएंगे, इसका सकटिकम माने क्या होता है, मृत माने क्या बना अर्थ। वो मृत और ये मृत है, दोनों में अंतर समझिए गौर से, इसीलिए बता रहे हैं जितना आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी जानकारी होगी। तो इनका भी अर्थ लिखकर बताइएगा, किसकी रचना है, नायक नायिका कौन है, अगर ये जान रहे तो बताइएगा। और समझ गए होंगे सब, जो पूछा गया हो सबको नोट करके आप बताएंगे भी, तो चलेगा। आइए, इसी संबंधी रूल था, ता का चा और शा का छा होना। इसमें लिखा गया था यदि ता के बाद शा है तो ए भी सा आ सकता है, और हलंत वाला। तो उच्छ्वास में देखेंगे, यहाँ देखिए जितना लिखा गया ये सा, ए सा इधर, ए सा इधर दिख रहा है, इसमें हलंत नहीं दिख रहा है। और वही श्वास जो हम लिखा है उच्छ्वास, शुद्ध वर्तनी, ध्यान देना है, उच्छ्वास में हलंत लगाना जरूरी है, उसमें हलंत वाला आ गया था। ठीक, तो उसको अभी उच्च श्रृंखल भी हमने एक लिखाया था, उसको भी ध्यान देना है। अब ध्यान देना, आए तो ता का चा, यानी जो ता रहेगा इसका चा हो जाएगा, और जो शा रहेगा इसका छा हो जाएगा। हलंत वाला तो हलंत हो जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं हो जाएगा। तो ध्यान देना, तभी बन रहा है शब्द ऐसे। अगला जो नियम है, आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम में क्या है, वो भी दोहरा ही रूल है, यानी द्वैध की तरह। ठीक, द्वैध माने, द्वैध शासन से क्या समझते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। तो वैसे दो नियम काम कर रहे हैं, मतलब दो नियम के तहत का मतलब दाएं बाएं दोनों समझिए अपने मन में, इस तरीके से याद रखेंगे ज़्यादा सही हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। नियम 5 के बाद आइए नियम 6 देखते हैं हम लोग। नियम 6 में देखा जाए, नहीं नियम 5 हम लोगों ने देख लिया, अब आइए नियम 6। नियम 6 में देखें हम लोग, वहाँ तो दो नियम हम लोगों ने देखा, नियम 6 में देखें, ता का दा और हा का धा होना। ता का दा और हा का धा होना, इन दोनों में हलंत है, वो उधर नहीं है, ध्यान देना। लिखेगा यदि ता के बाद हा आए तो ता का द और हा का धा हो जाता है। यही रूल है, ये ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, फिर बता रहे हैं। अच्छा, एक वर्तनी लिखिए सबसे पहले, फिर यहाँ पर प्रश्न आपको दिया जा रहा है। उद्धृत सभी लोग को लिखना है। ये शब्द सुने हैं कि नहीं, उद्धृत? अच्छा, किसमें सुने, इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में कहाँ सुने उद्धृत? ज़्यादा आप किसमें? गलत भाई, हिंदी में ज़्यादा मिलता है। कहाँ? जब आप संदर्भ लिखते हैं। कब? जैसे आप लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश, जो भी लिखते हैं, प्रस्तुत शीर्षक फला पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है, तो उद्धृत वही लिखिएगा, उद्धृत। चलेगा, लिखकर सभी लोग दिखाइए। आप लोग भी कमेंट में कमेंट करके बताते रहिएगा लिख पा रहे हैं कि नहीं। ये वर्तनी कई बार पूछी जा रही है, कुछ लोग को लज्जा लग रही है क्या लिखें, तो समझ गए ऐसा ना हो कि जो करे शर्म उसके फूटे करम। लिखेंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा, इसमें शर्माने का और हेजिटेट होने कोई, जितनी कोशिश करेंगे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। समझ रहे बात को आप गौर से, तो चलिएगा लिखिएगा उद्धृत। चलिए देखिए हम, यही उद्धृत। अगर कुछ लोगों ने ऐसा भी लिख लिया है तो भी चल जाएगा, ऐसा ना, इसके सिवा और कुछ लिखे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप जानते हैं कौन सा रूप है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। उद्धृत ऐसे लिखना है,
तो उद्धृत में क्या चलेगा काम कैसे, इसका विच्छेद कीजिएगा। हाँ विच्छेद कीजिएगा उद्धृत का। उद्धृत माने जानते होंगे क्या होता है, उद्धृत माने लिया गया ना, तो चलिए बनाइएगा। इसका होगा उत धन, बनाइए हृत, हृदय वाला लिखेंगे ना। अच्छा कुछ लोग देखिए इस पर लगा रहे होंगे, हृ की मात्रा इस पर लगेगा, उत धन हृत। अब क्या रूल बताए, ये ता के बाद देखिए, ता के बाद हा है तो हा आया है, तो ता का दा, तो ता का हम दा कर दे रहे हैं दा, और हा का धा तो हा का धा। अब देखिए हा मेरी की मात्रा है थी, तो यहाँ धा मेरी की मात्रा, उद्धृत हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, उद्धृत हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट अगला शब्द, हाँ लिखिए तद्धित। तद्धित, तद्धित क्या है, तद्धित क्या है ये भी बताइएगा। हिंदी व्याकरण में तद्धित क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते आप लोग बता पा रहे हैं, आंसर कमेंट में ही दिया जाएगा। हाँ जो लोग उत्तर देंगे। तो तद्धित आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, तद्धित नहीं लिखना था, तद्धित लिखना था। इसका बनेगा क्या, तत् धन हित। अब देखिए कैसे, ता के बाद हा आया तो ता का देखिए यहाँ दा हो गया, जो हा है धा हो गया, हा में छोटी की मात्रा है तो धा में छोटी की मात्रा। समझ रहे बात को, देखिए दो जगह चेंजिंग हो रहा है ना, यानी दो, तो ता के बाद हा आया है तो ता का दा, तो देखिए ता की जगह यहाँ दा बना है, हा की जगह धा, तो इसमें छोटी की मात्रा, तो इसमें छोटी की मात्रा, तो तद्धित हो गया। देखिए उद्धार, उद्धार नहीं लिखना, उद्धार, उद्धार माने जानते होंगे, इसका भी अर्थ लिखकर बताइए कमेंट में, उद्धार। अच्छा तद्धित कुछ लोग ऐसे भी लिखे हैं ना, हाँ ठीक है, अगर ये वाला भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना है तद्धित। हाँ ऐसे हटा दें, लिखिए हाँ क्या लिखना है, उद्धार बोला गया ना, उद्धार, उद्धार नहीं। देखिए उद्धार कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये आती है ना, अच्छा ये बताइए यहाँ पहले दा है पहले धा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर धा दिख रहा है, जबकि देखिए यहाँ रियल दार, उद्धार तो अंत में कार धार आ रहा है ना, तो धार देखिए स्पष्ट, यहाँ पर दार दिख रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज थोड़ा प्रयोग करें। उद्धार की उद्धार, देखिए उद्धार तो है नहीं, उद्धार है, उद्धार तो दा पहले पढ़ेंगे, धा बाद में, उद्धार है, अनुमान स्वयं लगाइएगा। आप क्या पढ़ते हैं, उद्धार, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दार दिख रहा है और यहाँ से धार दिख रहा है, दोनों का मतलब एक ही, दोनों सेम है अर्थ शब्द, बस क्या है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानक में लिखा गया, ये प्राचीनतम रूप है, तो आप समझ गए होंगे। तो लिखने का तरीका है, देखिए नीचे है इसलिए इसे अंत में बातें आ रही पढ़ने में, लेकिन थोड़ा देखने में ऐसी बातें अगर किसी के सामने बच्चे को आए तो यहाँ पर देखिए कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है धार और यहाँ दिख रहा है दार। अब जबकि जब पढ़ेंगे तो नीचे तो बाद में ही पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है ना, कठिन सा लग रहा है, थोड़ा माइंड सेटअप करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये समझिएगा। तो जबकि बातें दोनों में वही है, समझ गए होंगे। तो बनाइएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा उत धन हर। तो देखिए ता के बाद हा आया तो ता का दा हो गया, हा का धा हो गया, हा में दीर्घ आ है तो ये आ यहाँ आ गया, तो उत धन हार बराबर उद्धार। बस समझ गए क्लियर। उद्धार माने जानते होंगे क्या होता है, इसका हमने बताया, अर्थ भी लिखेंगे उद्धार। चलिए अगला लिखिएगा, अगला शब्द लिखिएगा, अगला शब्द लिखिएगा उद्धरण। अच्छा उद्धरण चिन्ह भी होता है, उद्धरण माने क्या होता है, अच्छा ये उद्धरण फला से लिया गया ना, उद्धृत है, तो उद्धरण वैसे लिखिएगा। और उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में ये भी लिखकर मुझे बताइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया उद्धरण चिन्ह के कितने भेद होते हैं, और उद्धरण चिन्ह का निशान भी लिखकर दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में, यहाँ नहीं बताएंगे कमेंट में बताया जाएगा। उद्धरण लिखिएगा यहाँ, उद्धरण, उद्धरण को ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक। तो ये क्या बनेगा उद्धरण का, ये बनेगा उत धन हरण। हरण माने जानते होंगे,
जानकी हरण। ठीक, हरण माने जानते होंगे ना, तो हरण का अर्थ भी लिखकर बताइएगा, हरण माने क्या होता है। हाँ, हरण। अच्छा, त्रिफला में कौन कौन 3 फल आते हैं, इसको भी कमेंट में लिखिएगा, कुछ एग्जाम में पूछा गया है। त्रिफला में 3 फल कौन, उसमें एक हरण होता है और शेष 2 कौन होते हैं, वो हरण भी लिखकर दिखाइएगा। वो हरण और इसमें क्या अंतर है समझिएगा। त्रिफला में कौन कौन 3 फल आते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चलेगा। तो ये क्या बनेगा, उत धन हरण, ता का दा और हा का धा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना, तो उद्धरण समझ गए। तो अब समझिएगा आप कि ये जो रूल है, यानी ये जो नियम है, ये इस जगह पर 2 जगह परिवर्तन हुआ। ये ता के बाद हा है, ये ता के बाद हा है, समझ रहे ना, तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, उस पर संबंधित नियम हो गया। आइए अब अगला नियम हम लोग देखते हैं, यानी नियम 6 हम लोग देख चुके हैं। आइए नियम 7 देखते हैं। नियम 7 क्या कहा जा रहा है, नियम 7 हम लोग देखें। नियम 7 में हम लोग देखेंगे ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम, इसमें हम लोग देखेंगे ना संबंधी नियम। लिखिए, ना संबंधी नियम में नियम 7 चल रहा है, ध्यान देना है व्यंजन संधि को। ना संबंधी में लिखिए, यदि आप लोग लिखिए री रा श, री रा श, करे कौन वाला श, जो सा बोल रहे हैं भाई वही लिखिए, कौन वाला बोल रहे हैं। अच्छा, जो हम बोले सभी का उच्चारण स्थान एक है, पकड़ लीजिए। अब री रा श, सभी का उच्चारण स्थान एक है, तो सभी का उच्चारण स्थान भी कमेंट में लिखिएगा क्या है, हम यहाँ नहीं बताएंगे, ये सब कुछ बताया गया है। यदि हम लिख दे रहे हैं, उसका उच्चारण स्थान लिखकर बताएंगे आप लोग। देखिए तीनों का लिख पा रहे हैं कि नहीं। यदि री र श, अब इनका उच्चारण स्थान भी आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। यदि री र श के बाद न आए, ना से नल, तो ना का ड़ा हो जाता है। देखिए नकड़ा मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग से ना काड़ा, तो इस तरीके से अलग अलग लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ना काड़ा हो जाता है, समझ रहे बात को, तो ना काड़ा हो जाता है। यदि री राशा, री राशा के बाद ना आए, ना से नल, तो ना का, भले ही बीच में कोई स्वर व्यंजन आए, ध्यान देना है, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो जो ना होगा उसके स्थान पे ड़ा हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फिर बता रहे। चलेगा, लिखिएगा शब्द, लिखिए रामायण। अब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। अच्छा, रामायण किसकी रचना है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किस भाषा में लिखी गई है, और कितने कांड हैं, सभी कांडों का नाम लिखिएगा रामायण का, ध्यान देना है आपको। सभी कांडों का नाम लिखना है सीक्वेंस में, क्रमबद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई जगह पूछा गया है, तो समझिएगा। रामायण का विच्छेद कीजिएगा। लिखिएगा कौन लिखा है रामायण, संस्कृत भाषा में, बहुत चर्चित है, और उनका नाम भी शुद्ध वर्तनी में लिखिएगा, चेक भी करेंगे। चलेगा। हाँ, रामायण के कांडों का सीक्वेंस, कितने कांड है इस समय कुछ नहीं, अब आप कमेंट ही करें। देखिए रामायण का क्या किए हैं आप सभी लोग कीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में विच्छेद इसका पूछा गया। देखिए आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, गौर से क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं ऐसे, आप लिखे राम धन आयन, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या किए हैं, राम धन रामाधनयन किए हैं, अरे भाई ये एकदम गलत हो जाएगा।
नहीं, हाँ इसमें डाउट आप कुछ करते हैं। यहाँ कई बार एग्जाम में दो संधियां काम कर रही हैं, ध्यान देना है। अच्छा कुछ लोग, अब एक यहाँ भी गलत है, इसका विच्छेद क्या होगा? यहाँ बनेगा राम धन, यहाँ तक सही है। आप क्या किए आगे? आयन। अब आयन और आयन दोनों में अंतर आ गया। आयन माने क्या होता है और आयन क्या होता है? दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखें आप क्या बता रहे हैं, क्योंकि इसी समय भी आपको परखते चलना है। अच्छा, रामायण का मतलब क्या हुआ? बताइए। देखिए, राम माने राम, आयन माने घर, गृह, निकेत, धाम, समझ गए? मंदिर। क्लियर? कई माने घर होता है, तो आप समझिएगा आयन माने घर, आयन माने क्या होता है? अच्छा साइंस में पढ़े होंगे ना। अब यहाँ आयन से क्या मतलब है? राम से। आयन माने आयनीकृत परमाणु, जैसे आप बैटरी में देखते हैं धनायन ऋणायन, आप पढ़ते हैं कहीं ना, विज्ञान में पढ़े हैं। तो यहाँ राम से आयनीकृत परमाणु से कोई मतलब नहीं, यहाँ मतलब है जो शीर्षक दिया गया रामायण, जो पुस्तक ग्रंथ है, राम धन अयन बराबर रामायण बन रहा है। तो राम धन अयन माने घर, यानी राम का घर। समझ गए होंगे बात को। इसलिए कुछ लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते हैं, राम धन अयन रामायण में शीर्षक के रूप में देखना है आपको कि उर्मिला का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता उतना जितना सीता का मिला है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सीता से ज़्यादा त्याग उर्मिला की हैं, ऐसा पढ़िए ना। तो एक कवि हैं जो लेखनी लिखते हैं, उसकी मतलब उस कवि की रचना मैं बता रहा हूँ, उस रचना के लेखक का नाम बताइएगा आप। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किसकी रचना है? इसको कमेंट में बताइएगा, फिर कभी चर्चा होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। वो यही लिखते हैं, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी कवियों ने उर्मिला के विषय में उदासीन कैसे रहे। और उन्हीं के शिष्य जो हैं वो लिखते हैं साकेत। अब कौन है ध्यान देना है। और साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला को केंद्र में रखा गया है। तो बताइएगा साकेत किसकी रचना है? ये ध्यान देना है, आपको बताना है साकेत किसकी रचना है, और ये बताना है उर्मिला विषयक उदासीनता किसकी रचना है। और हमने बताया गुरु शिष्य का संबंध है, तो आप नाम जरूर जिक्र कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखिए आयनीकृत परमाणु नहीं बनेगा, राम धन अयन बनेगा, ठीक है ना। तो राम धन अयन, क्वेश्चन की बौछार कुछ ज़्यादा हो रही ना, इसलिए कि आप ये तो अध्ययन करते चलें, उसको भी ध्यान दें, और आशा बनी रहेगी तो आप एकदम अच्छे से मन से पढ़ेंगे। तो राम का घर हुआ, और उसमें इसीलिए ये रामायण को मर्यादित काव्य के रूप में रखने की कोशिश की गई है पूरी। तो इस वजह से जैसे बड़े भाई का घर हो, राम बड़े थे तो राम का घर है, तो भाई इसमें मर्यादा को ध्यान में रखा गया है। तो इसलिए बताया गया कि छोटी बहू की एंट्री कम कराई गई है। जैसे उर्मिला छोटी है ना सीता से, तो सीता का उल्लेख ज़्यादा है, तो राम का घर है। जैसे कोई इस समय जानते होंगे गाँव में कुछ चर्चाएँ चलती होंगी, बड़े भाई और छोटे भाई की जो पत्नी होती है, तो बड़े भाई के घर में छोटे भाई की जो पत्नी होती है एंट्री ज़्यादा नहीं होती। कभी काल इमरजेंसी कुछ काम लग गया तो लोग चले जाते, वो अलग है। लेकिन ध्यान, उनके कक्ष में उनके घर में छोटे का एंट्री, ये मर्यादा हमारे यहाँ कहा गया। और जानते हो कुछ लोग हाथ छू देते तो क्या मिष्ठान बांटते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ चलता है, इस बात को जानते हैं। इसी केंद्र में कहीं ना कहीं इस बात को हमें लगता है कि इस बात को ध्यान में रखा गया है कि रामायण जो बन रहा है शब्द, इसमें उर्मिला का इसलिए उल्लेख इतना नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं दिए होंगे कवि जी। और आगे बातें भी आ रही हैं, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तो किसकी रचना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब इस बात को मैं इतना बताना चाहा कि जो विवाद की बातें आती हैं, ये कहा जाता है कि उर्मिला का उल्लेख रामायण में उतना नहीं है। तो इसके पीछे जहाँ तक लॉजिक बन रही है, यही बन रही है कि रामायण में ध्यान दिया गया है कि भाई का संबंध भाई के साथ कैसा है, पिता और पुत्र का संबंध किस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मर्यादा को थोड़ा ध्यान में रखा गया है। तो इस वजह से जो राम का घर है उसमें उर्मिला का उल्लेख कम है। यत्र तत्र जहाँ आवश्यक लगा है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर उल्लेख मिल जाता है। तो इस बात को यहाँ रामायण का मतलब, और ध्यान देना रामायण में शब्द क्या पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया रामायण में कौन सी संधि है। तो ध्यान देना इसमें दो संधियाँ काम कर रही हैं, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। और स्वर संधि में कौन काम कर रही है? यहाँ दीर्घ काम कर रही है, दीर्घ और प्लस व्यंजन। आप कैसे समझेंगे? ये देखिए यहाँ छोटा आ है,
राम, और यहाँ आ है, ए आ और ए आ मिलकर दीर्घ आ हो गए यहाँ, और व्यंजन संधि कहाँ हो रही, ये देखिए बताया गया री राशा, तो देखिए रा है और यहाँ देखिए रा है, रा के बाद हमने बताया ना आए, तो हमने बताया चाहे बीच में कोई भी आए अवरोध उत्पन्न करने के लिए कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपना असर कर जाएगा, यानी कोई रुकावट का असर नहीं पड़ेगा। कोई भी अवधान डाले, अगर रा का मेल ना से हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, तो ये अपना असर जरूर दिखाएगा। क्या ना क्या हो जाएगा, ना कड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ दीर्घ संधि काम की, जो ना है इसका अड़ा हो गया, तो यहाँ व्यंजन काम कर गया, इसलिए कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि के तहत लिखा जा रहा है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया स्वर और व्यंजन यहाँ दोनों काम कर रहे हैं, विकल्प अगर दे इसमें स्वर संधि, दूसरा विकल्प दे व्यंजन संधि, तीसरा दे स्वर व्यंजन दोनों, तो आप दोनों को टिक कीजिएगा, ध्यान देना बात को। तो बात समझ गए होंगे, तो इसमें कौन संधि है, स्वर व्यंजन दोनों है, रामायण समझ गए होंगे आप। और लिखिएगा आगे। अच्छा, इसी से संबंधित एक शब्द आता है, जो शादी विवाह की लगन चल रही है कि नहीं, कुछ कम हो गई थोड़ी बहुत ना, कि नहीं चल रही, सावन लग गया है, चलेगा, अब समझिएगा। इस मतलब इसी नियम से संबंधित एक शब्द आप कार्डों में कुछ जगह लिखा पाते हैं, जो आपके शादी वाले विवाह वाले कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो शब्द मिलता है ज़्यादातर, वो लिख कर दिखाइएगा आप लोग, उससे संबंधित सोचिए दे आपके ब्रेन कितना काम कर रहा है। आप बताइएगा सोचकर कि वो शब्द कौन है जो बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो ध्यान देना है क्या शब्द है, बहुत ज़्यादा लिखना है, क्या शब्द है, आप लिख पा रहे हैं, परिणय, लिखा रहा था ना परिणय, तो परिणय बनाइए। परिणय का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसे भी बताइएगा, तभी इसका बताएंगे। शादी विवाह में परिणय लिखा होता है ना, परिणय सूत्र में बंध गए, हाथ भी पकड़ाया रहता है ना ऐसे, अब पता नहीं बर वाला पकड़ाया जाता है, कन्या वाला ऊपर किसका होता है, नीचे किसका होता है, हाथ वाले में, या दाएं बाएं बराबर दिखाया जाता है, आप इसे समझिए गौर से। तो परिणय का क्या अर्थ होता है इसको बताइएगा, मैं केवल विच्छेद बता रहा हूँ, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। कब, जब आप कमेंट करेंगे तब, यानी उसमें उत्तर देंगे, जिससे लगे कि आप पढ़ रहे हैं ना, केवल वैसे बताने से कोई मतलब है नहीं, आप कथा की तरह सुने। तो ध्यान देना है कि याद भी होना, परिणय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको बताइएगा फिर बताया जाएगा। तो ध्यान देना है, परिणय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बनेगा परिधन, ये हटा दें तब ज्यादा सही होगा, परिधन नय, नय माने जानते होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए रा के बाद ना आया है, तो ना कड़ा हो गया, देखिए रा के बाद ना आएगा, तो ये परि तो बने, ना कड़ा हो गया, तो बन गया परिणय। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं। देखिए परिमाण, बहुत बार पूछा गया है, परिमाण, इसको बना ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, परिधन मान, तो देखिए रा आ गया, रा के बाद धन ना है, तो ये हो गया। अब लिखिए परिमाण के बाद परिणाम भी लिख लीजिएगा। अब देखिए रा पहले आ गया है यहाँ, परिमाण परिणाम, यानी परिमाण और परिणाम, ध्यान देना, दोनों को बहुत बारीकियों से देखिएगा पेपर में अगर आए, नहीं तो लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, परिधन नाम, और वहाँ देखिए मान है, यहाँ नाम है, पर सेम है, परि दोनों में सेम है, समान, लेकिन जो लोग जरा भी गलती करेंगे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, तो इस बात को ध्यान दिए, कहीं अगर आपको देखिएगा परिणाम लिखा गया है, परिमाण लिखा गया है, इसको एकदम सतर्कता के साथ कीजिएगा। कुछ लोग का आता हुआ नंबर यहाँ चला जा रहा है, तो क्या हुआ देखिएगा, ये ना का अड़ा हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ ना का अड़ा हो रहा है, तो यहाँ अंत में हो रहा है, यहाँ बीच में हो रहा है। तो बात कुछ समझ में आई। अब देखिए इसी का जो नियम है, यही नियम आप जब रूप याद करते हैं तो यही काम वहाँ भी करता है, रूप में भी। जैसे अगर आप बालक का रूप याद करें, बालक, और एक राम का रूप याद करें, शब्द रूप में ध्यान देना। जैसे आप कहते हैं बालका बालको बालका, याद करते हैं रामा रामो रामा, वैसे जब आप पहुंचते हैं किस विभक्ति में, एक कमेंट में लिखिएगा। अभी मैं विभक्ति और वचन नहीं बताऊंगा, विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो आप एक जगह पढ़ते हैं बालका नाम, बालका नाम, और जब वही रूप है, दोनों अकारांत है ना, दोनों अकारांत हैं, और एक जगह पढ़ते हैं रामाणाम ना, ऐसे ही होता है। कैसे होता है, अब आप शुद्ध लिख कर दिखाइएगा। हलंत रहता है कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, हलंत रहता है कि नहीं रहता है, और रहता है तो ये बताइए कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है, ये लिखकर कमेंट में बताइएगा। अब ध्यान, यही रूल काम कर रहा है इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए रा के बाद तो यहाँ होता है बालका धन नाम, यानी बालक धन, तो ये बन रहा है बालक। तो ये ध्यान देना है, यहाँ ना है तो यहाँ देखिए री राशा कोई आया नहीं है, और यहाँ देखिएगा रा आया है, इसलिए ये जो ना है इसका यहाँ ड़ा हो गया, और यहाँ देखिए री राशा में कोई नहीं है, इसलिए नाम का नाम ही रहा, यहाँ डाम हो गया। तो यहाँ नाम, यहाँ डाम,
बात समझ में, यही रूल वहाँ भी काम कर रहा है। चलिए और शब्द लिखिएगा, ऋण। ऋण लिखिएगा, ऋण, ऋण लिख कर दिखाइए। ऋण का क्या बनेगा, आप ऐसे लिखते हैं ना ऋण, तो क्या बनेगा इसका, बनाइए, बहुत छोटा शब्द, छोटे छोटे वर्ड में बन रहे ना, तो आप बनाकर दिखाइएगा। ऋण क्या बनाए आप, ऋण का बनाइए। और एक शब्द और लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, भूषण। फिर लिखिएगा और शब्द, प्रणाम। इसका भी बनाइए सभी का। तो ऋण का क्या बनाए हैं, ये बनेगा ऋधन, बस। तो री के बाद ना आए तो नाकड़ा हो जाएगा, तो ये बन गया ऋण। बहुत ईजी शब्द था। कुछ लोग क्या कर रहे, ऋधन अन कर रहे थे, वही